Good morning to all of you. So today we have to start a new topic, but before this, we will discuss a brief role of Hindu communal organizations in the Indian national movement. Since while discussing the Indian national movement, I have already discussed so many issues. Okay, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना दैट इज टू बी लिंक विद अदर टॉपिक्स और उसके साथ जोड़ के ही समझ सकते हो तो दैट इज अ बेटर आइडिया. ठीक है कि आप मुस्लिम लीग और इन सारी चीज़ों को समझो. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल Hindu. I have told you earlier that there were many communal and caste based organizations. Communal and caste based organizations. Okay. ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन्होंने भी अपने तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया. ठीक है, बट क्या है कि हर जगह कुछ ना कुछ देयर में भी सम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हर जगह आ सकते हैं. और एक देयर वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेंड दैट यू मस्ट हैव नोटिस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. ठीक है, when social religious reform movement started, okay, we are talking about in 19th century when it started in Gujarat. Okay, Swami Dayanand Saraswati. Swami Dayanand Saraswati, okay, was a very prominent reformer and he was a revivalist also. So in Hindu social religious reform movements also, there was a trend of revivalism. There was a trend of revivalism. And in this revivalism, there was greater emphasis on revival of ancient glorious cultural heritage of India. एंसियंट ग्लोरी और द ग्लोरियस पास्ट इस पे ज्यादा एम्फेसिस था. ठीक है, तो रिवाइवलिस्ट में एक ग्लोरियस पास्ट पे ओवर एम्फेसिस होगा. देयर विल बी एम्फेसिस ऑन द ग्लोरियस पास्ट. ओके, एंड एम्फेसिस क्या, दैट विल बी बेटर वर्ड, ओवर एम्फेसिस ऑन द ग्लोरियस पास्ट. एंड दिस इज द सेम दयानंद सरस्वती which also raised the slogan of return to Vedas. ठीक है, return to the Vedas. And at the same time, he is also saying that Vedas are infallible in nature. Vedas are infallible in nature. And when we say infallible, जब आप infallibility वाले concept पे believe करते हो, तो what does it mean? Infallible कहने का मतलब है you cannot prove it wrong even by the use of logic. It means you are discarding logic in this sense, in this respect. ठीक है ना? तो some critics will say that this is not progressiveness. That are not promoting the use of reason. आप use of reason को promote नहीं कर रहे हो, use of reason को discourage कर रहे हो. And at the same time, what we see that the Shuddhi movement, okay, Shuddhi movement, this was also seen in India. ठीक है, Shuddhi movement, ठीक है, that is conversion in जैसे Muslim rule था. Okay, so there was forceful conversion of Hindus to the Muslims also. तो Shuddhi movement is just reversing the same process. ठीक है ना, कि आप क्या हो सकते हो, दोबारा मुस्लिम से हिंदू हो सकते हो. क्लियर. एंड आर्य समाज मूवमेंट, आर्य समाज, ठीक है, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेड टू बी रिवाइवलिस्ट. इसको हम रिवाइवलिस्ट कह सकते हैं. तो एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, ग्लोरियस पास्ट, इस पे ज्यादा फोकस था. फॉर दिस रीजन स्वामी दयानंद सरस्वती इज ऑल्सो कॉल्ड नियो हिंदूज. ठीक है ना, नियो हिंदूज. ठीक है, स्वामी विवेकानंद को भी हम न्यू हिंदूज कह सकते हैं. ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशन था जो इन्फ्लुएंस कर रहा था यूथ को. आर्य समाज मूवमेंट आपको पता है 1875 बताया था ना, अलीगढ़ मूवमेंट और उसका ईयर सेम है 1875. यानी कि आर्य समाज आंदोलन, आर्य समाज मूवमेंट जब 1875 में होगा तो दिस आर्य समाज मूवमेंट क्या कर रहा था, इट वाज मेकिंग एन इमोशनल अपील टू द मासेस. इमोशनल अपील ज्यादा वर्क करता है. मेरी बात समझ गया ना, इमोशनल अपील अपनी हिस्ट्री को लेके, अपनी कल्चर को लेके, और जो फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है हिंदूज का मुस्लिम्स में, उनको रिवर्स हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम प्रोमोटिंग दैट आइडिया दैट वी ऑल आर इक्वल. और आर्य समाज साथ साथ क्या कर रहा था कि जो रिलीजन में रिचुअल्स हैं इनको भी प्रोमोट कर रहा था. तो हिंदुइज्म को कह सकते हो एक नया लेवल लगा के उसमें से जो इवल्स थे उनको हटा के और सामने लाने की कोशिश थी. तो दिस वाज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया. तो स्वामी दयानंद सरस्वती वाज अ रिवाइवलिस्ट आल्सो.
एंड ही वाज अ रिफॉर्मिस्ट आल्सो। अब देखो इसके बाद क्या होगा। जैसे आपको पता है कि कांग्रेस का ये जो फर्स्ट फेज है 1885 टू 1905, ये क्या है, दिस इज द फेज ऑफ मॉडरेट डोमिनियन। ये मॉडरेट डोमिनियन है। और दिस मॉडरेट पॉलिटिक्स which was promoted by using this strategy of 3P. This was also called political begging by a group of Indian National Congress leaders, ठीक है, जो डिसकंटेंटेड थे। उन्होंने कहा कि भाई ये कौन सा मूवमेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हियर इज सिनोनिमस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। इन्होंने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सिनोनिमस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। और यहाँ पे न तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पॉलिटिकल गोल क्लियर है और न ही इंडियन नेशनल मूवमेंट का पॉलिटिकल ग्रुप है गोल क्लियर है। तो ये कौन सा नेशनल मूवमेंट चल रहा है। और बात लॉजिकल भी, हालांकि इसके पीछे ग्राउंड्स कुछ और है जो मैं आपको बता चुका हूँ, बट वो नाराज थे। उन्होंने कहा भाई आपका पॉलिटिकल गोल ही अनक्लियर है, वेग है, आप कर क्या रहे हो, ठीक है। प्लस योर मॉडरेट लीडर्स आर द इंडियंस हु आर वेल एजुकेटेड लिविंग इन द सिटीज। वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न रिवॉल्यूशंस, इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर लोग हैं। एक्सट्रीमिस्ट को ज्यादा इंस्पिरेशन कहाँ से उनको वो लेते, इंस्पिरेशन कहाँ से लेते, ग्लोरियस पास्ट से। और जो इंडियन पर्सनालिटीज है जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के टाइम में, ठीक है, इंडियंस को जगाने का काम कर रही है, उनसे वो अपना मोटिवेशन लेते, ठीक है। यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं उनके लिए आइडल कौन होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। उनके लिए आइडल क्या हो गया, वेद पुराण उपनिषद। यानी कि एक लिंक जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, ठीक है, ये रिवाइवलिज्म, ठीक है, रिवाइवलिज्म वाला जो एक स्ट्रीम था ना, उससे हेविली इन्फ्लुएंस्ड थे। दे वर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस स्ट्रीम ऑफ रिवाइवलिज्म। तो ऐसा नहीं है कि ये रिफॉर्मिज्म से इन्फ्लुएंस नहीं है, हाँ ये रिफॉर्मिस्ट रिफॉर्मिज्म को भी सपोर्ट करते हैं, बट दे आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिवाइवलिज्म टू, ठीक है, रिवाइवलिज्म से भी इन्फ्लुएंस है इनको। क्यों रिवाइवलिज्म से इन्फ्लुएंस है, लुकिंग बैक टू द ग्लोरियस पास्ट की बात क्यों कर रहा है वो, क्योंकि दे बिलीव दैट वी डोंट नीड एनी गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश। तो अगर आप ये क्लेम करते हो कि ब्रिटिश आर मोर एडवांस, उनका लिटरेचर एडवांस है, पॉलिटिकल सिस्टम एडवांस है, वहां पे एडवांस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, इकोनॉमिक थॉट्स हैं, हमें उनसे सीखने की जरूरत है, तो इनका तो काउंटर क्लेम यही है कि हमें उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इस बात पे यकीन करोगे कि हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं, यानी हमारे पास है नॉलेज, तो उस नॉलेज को तो एक्सप्लोर करना ही होगा। और उस नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए आप वेस्ट की तरफ देखोगे कि ईस्ट की तरफ देखोगे, ईस्ट की तरफ देखोगे, अपने ग्लोरियस पास्ट की तरफ देखोगे। तो एक्सट्रीमिज्म इस चीज से इन्फ्लुएंस है। और वही एक्सट्रीमिज्म जब रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड्स में आ जाता है, आपको पता है, दिस आल्सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू, दैट एक्सट्रीमिज्म इन द फॉर्म ऑफ 3S, when it is supported by the cult of pistol, okay, or revolver and bomb, this is what, revolutionary activities। यही क्या हो जाती है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल हेरोइक एक्शन पे फोकस किया गया। जैसे वीर सावरकर, दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर एंड जीडी सावरकर, ये भाई थे, दे वर द ब्रदर्स, वीडी सावरकर एंड जीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर एंड जीडी सावरकर, दे वर द रिवॉल्यूशनरीज। ये दोनों किससे जुड़े हुए थे, दे वर रिलेटेड टू द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ओके। जो फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है, वहां पे जो सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक अनुशीलन समिति, तो वीडी सावरकर इज रिलेटेड टू दिस अनुशीलन समिति। यानी अब देखो, लिंक करो चीजों को, वीडी सावरकर, एंशिएंट पास्ट, ग्लोरियस पास्ट, इज रिलेटेड टू द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज से भी जुड़े हुए हैं, okay, and a time will come, obviously British authorities will not like these revolutionary activities, ठीक है। And VD Savarkar was a very educated person, he got his degree of law from London, ठीक है, लंदन से लॉ की डिग्री इनके पास थी, but he was involved in the revolutionary activities। उनको लगता था कि शायद इस रिवॉल्यूशन से हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस बताया था आपको, so he was also associated with the revolutionary activities of इंडिया हाउस इन लंदन 1905, ठीक है, 1905 में इंडिया हाउस लंदन स्टैब्लिश्ड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो ये उससे भी जुड़े हुए थे वीडी सावरकर, है ना। यानी कि ही वाज प्रोमोटिंग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज नॉट ओनली इनसाइड इंडिया बट आल्सो आउटसाइड इंडिया, देश के बाहर। मेरी बात समझ गया ना। एंड ही वाज अरेस्टेड इन लंदन, फिर वहां से उनको इंडिया
भेज दिया गया और उनके ऊपर एक चार्ज लगाया गया. देयर वाज अ ब्रिटिश मजिस्ट्रेट, द नेम वाज एम्प्टी जैक्सन, है ना, एंड देयर वाज अ यंग बॉय अनंत कनारे. तो अनंत कनारे ने एम्प्टी जैक्सन को गोली मार दी. ब्रिटिश अथॉरिटीज ने चार्ज ये लगाया कि अनंत कनारे को जो पिस्टल अवेलेबल कराया है वो किसने अवेलेबल कराया है? वीडी सावरकर ने. ठीक है. प्लस ये क्या कर रहे हैं? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, है ना, एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक्टिविटीज है, और इस तरह से इनको जेल में भेजा गया. ठीक है. एंड ही वाज सेंट टू जेल फॉर मींस दो सजाएं इनको दी गई, टू पनिशमेंट्स. ठीक है. 25 ईयर प्लस 25 ईयर. ओके. यानी मतलब फॉर हिज होल लाइफ ही वाज सेंट टू जेल, बट ही वाज रिलीज इन 1924. 1909 में अरेस्ट होते हैं और 1924 में बाहर आ जाते हैं. मेरी बात समझ गया ना? तो ही वाज अरेस्टेड एंड लेटर रिलीज्ड. ठीक है. दोबारा इनको क्या किया गया? रिलीज भी किया गया. रिलीज एंड द ग्राउंड वाज दैट ओके, you will have to just assure this to the British authorities that you are not going to participate in the political activities, active political activities आप में आप participate नहीं करोगे. तो वो अंडमान जेल और ये सब आपको पता है. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. फिर वो इंडिया आते हैं और इंडिया में लंबे टाइम तक उनको हाउस अरेस्ट में रखा जाता है. ओके. सो दिस पर्सन वाज द वीडी सावरकर. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस लिंक को समझो कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का रिवाइवल वाला जो स्ट्रीम है, रिवाइवलिज्म, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म उससे इंस्पायर है. और फिर जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आती है तो रिवॉल्यूशनरीज भी इस स्ट्रीम से इंस्पायर है, रिवाइवलिज्म से. मेरी बात समझ गए ना? आइडिया ऑफ द एंशिएंट पास्ट एंड द ग्लोरियस पास्ट. ठीक है. भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट जो पुराने एंशिएंट लिटरेचर में बताया गया, जो मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया कि हिमालय के बाद अगर हम देखें नॉर्थ में हिमालय और जो सीज है, इसके बीच का पूरा लैंड मास क्या है? भारतवर्ष. और यहाँ रहने वाले लोग क्या है? भारतीय हैं. तो दिस कॉन्सेप्ट ओके दे आर प्रोमोटिंग. वो एंशिएंट पास्ट से प्रेरणा लेते हैं, तो उनको तो भारतवर्ष का मतलब यही समझ में आएगा ना, है ना. तो देखो हिंदू वर्ड जो है ये एक कल्चरल टर्मिनोलॉजी है. कल्चरल टर्मिनोलॉजी कैसे है? ये जो लैंड मास है जिसकी मैंने बात की कि नॉर्थ में हिमालयाज हो गया, उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया, ओके, इज यू कैन से दैट हियर द ओशंस और द सीज आर सर्विंग एज द नेचुरल बाउंड्रीज. इन नॉर्थ हिमालयाज इज लाइक द सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ, उत्तर भारत का प्रहरी है. और इन दोनों के बीच का जो इंटायर लैंड मास है, ठीक है, ऑक्यूपाइंग दिस, अफगानिस्तान वगैरह वाला, पाकिस्तान वाला सारा का सारा एरिया ले लो, भारत ले लो, बांग्लादेश ले लो, दिस इंटायर लैंड मास वाज नोन एज भारतवर्ष. Okay. Now this cultural terminology says that all those who are inhabitants of this particular region, inhabitants of this particular landmass are Hindus. पहले तो हिंदू का मतलब ये है कि सभी लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो लोग क्या है? हिंदूज हैं. All those who are inhabitants of this particular region are the Hindus. And why we are Hindus? Because we are sharing the common cultural history. मेरी बात समझ गया ना? हम सबका कॉमन हिस्टोरिकल पास्ट है, कॉमन कल्चर को हम शेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से हम सब क्या हैं? हिंदूज हैं. एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस? बिकॉज दिस विल प्रोमोट अ काइंड ऑफ ग्रेटर यूनिटी अमॉन्ग द इंडियन पीपल. ठीक है ना, कि यूनिटी बढ़ेगी. एंड यूनिटी वाज नीडेड. पूरा का पूरा जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोमोशन ऑफ यूनिटी. यही तो है. ठीक है. सोशल यूनिटी या रिलीजियस यूनिटी, इसको प्रमोट करना. ये सारी चीजें चल रही हैं. कल्चरल रिवाइवलिज्म भी चल रहा है. ठीक है. बट ये जब अपने ग्लोरियस पास्ट की तरफ देखते तो दे लुक टू द एंशिएंट हिस्ट्री. एंशिएंट हिस्ट्री को देखते. और मेडिवल हिस्ट्री को देखना लॉजिकल भी नहीं था. मेरी बात समझ गए ना? लॉजिकल भी नहीं था ना. अगर आप एंशिएंट और ग्लोरियस पास्ट की बात करोगे, ओरिजिनल पास्ट ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, तो वो एंशिएंट इंडिया ही आएगा, मिडिवल इंडिया नहीं आएगा. मेरी बात समझ गया ना? बट क्या था कि इससे मतलब बुरा लग रहा था कुछ लोगों को. ठीक है, कि दे आर ओवर एम्फसाइजिंग द इंडियाज पास्ट. ठीक है. तो एक डिससेटिस्फेक्शन तो तभी से बनना शुरू हो गया था. ठीक है. जैसे मान लो कि आर्य समाज अगर शुद्धि मूवमेंट चलाएगा कि दोज हु आर कन्वर्टेड टू मुस्लिम्स दे कैन बी रिकन्वर्टेड टू हिंदूज, तो क्या इसका काउंटर रिएक्शन नहीं होगा? होगा ना. तो मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स में भी तो रिवाइवलिज्म है. तो वहां का रिवाइवलिज्म क्या कहेगा कि हमें इस्लाम को इसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना है. इस्लाम से जरा सा भी डाइवर्जन हमें एक्सेप्ट नहीं है. मेरी बात समझ गया ना? तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे देखने को मिल जाता है जो रिवाइवलिज्म में है. मेरी बात समझ गया ना?
अब कल्चरल रिवाइवलिज्म, नाउ दूसरा पॉइंट हमें क्या देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्वदेशी मूवमेंट वाज इन प्रोग्रेस, स्वदेशी मूवमेंट वाज इन प्रोग्रेस, religious fairs and festivals were used and utilized as mass mobilization techniques. ठीक है, religious fairs and festivals were utilized as mass mobilization techniques. कि जो भी religious fairs थे, festivals थे, उनको भीड़ इकट्ठी करने के लिए उस तरीके को अपनाया गया, जैसा आज भी होता है। ठीक है, रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा, ठीक है, यहाँ पे एपिसोड्स होते हैं रामायण के, महाभारत के, और फिर बाद में लास्ट में नेताजी आके भाषण दे के चले जाते हैं जब उनको लगता है हाँ भीड़ अच्छी खासी इकट्ठी हो गई है, ठीक है ना। तो मास मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, बट क्या होता है, जैसे शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, दीज वर यूज्ड एज अ मास मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, इनको मास मोबिलाइजेशन टेक्निक्स की तरह यूज किया गया। इसमें क्या हुआ, मास मोबिलाइजेशन में अगर हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को आप यूज कर रहे हो तो स्लोगन्स भी कैसे लगेंगे, हिंदू रिलीजियस स्लोगन्स लगेंगे, ठीक है, जय श्री राम का नारा लगेगा, इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरी बात समझिए ना, अ ग्रुप विल फील डिसकंटेंटेड, ठीक है, और वो डिसकंटेंट क्यों होगा, क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज आर देयर, और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के खिलाफ है, दिस इज अ काइंड ऑफ एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जब रिलीजियस स्लोगन्स लगेंगे तो ब्रिटिश अथॉरिटीज विल जस्ट गिव अ हिंट टू द मुस्लिम मासेस कि देखो ये नारा तुम्हारे खिलाफ है, यानी कि जब तक हिंदुस्तान में ब्रिटिश रूल है यू आर सेफ एंड सिक्योर, बट वंस द ब्रिटिश विल लीव इंडिया योर पॉलिटिकल फ्यूचर विल नॉट बी सर्टेन, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर सर्टेन नहीं होगा, ठीक है, हिंदू रूल विल कम अगेन, हिंदू राज विल कम अगेन। तो मुस्लिम मासेस के दिमाग में वो डाउट और सस्पिशन भरना शुरू कर दिया, ठीक है, और ग्रेजुअली अब क्या था, एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ भी रहा था, जैसे सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इज फ्रॉम 1905 टू 1920, तो एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। अब एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पावरफुल हो रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पावरफुल हो रही है, एंड फर्स्ट मास मूवमेंट इन इंडिया वाज सीन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के खिलाफ पहला मास मूवमेंट भी देखा गया इन द फॉर्म ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। सो व्हाट टू डू इन दिस सर्कमस्टेंसेस, क्या करना चाहिए, तो in order to break the unity of the Indians, the British government helped in the formation of Muslim League. मुस्लिम लीग बनवाने में कंट्रीब्यूट किया, ये सब हमको पता है। मुस्लिम लीग बनवाया 1906 में, एंड 1909 के बाद क्या हो जाता है, SCS फॉर द मुस्लिम्स, ये डिमांड आगे बढ़ने लगती है। अच्छा, ये वो टाइम है जब आप SCS फॉर द मुस्लिम्स की बात करोगे तो बताओ हिंदू भी ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हाँ, तो in different provinces many Hindu sabhas were established. पहले छोटी 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 कई सारी हिंदू सभा बनती है, जैसे ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक ही बार हिंदू महासभा या ऑल इंडिया हिंदू महासभा कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, नहीं। और जैसे पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको बताया ना, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में आती है, बट इसके पहले क्या है, प्रोविंशियल किसान सभा, उसके पहले क्या है कि पीजेंट्स वेर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, धीरे धीरे उन ग्रुप्स का कंसोलिडेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द प्रोविंस लेवल, एंड फाइनली द कंसोलिडेशन एट द नेशनल लेवल, एंड दे मेक एन ऑल इंडिया पीजेंट पार्टी, ऑल इंडिया किसान सभा 1936। तो कुछ वैसा ही यहाँ भी हो रहा है कि 1906 में मुस्लिम लीग के बनने के बाद इसका काउंटर रिएक्शन क्या है कि मेनी हिंदू सभाज विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। मेरी बात समझ गए, छोटी छोटी हिंदू सभा बन के आएगी, समझ, जैसे पंजाब में बहुत सारी हिंदू सभा बन जाएगी, बंगाल में भी बनेगी, और फिर इन हिंदू सभा की मीटिंग होने लगेगी, ठीक है, इनकी ऑल इंडिया मीटिंग भी होगी, ठीक है। 1910 में ही हिंदू महासभा है, बट 1915 में, ठीक है, इसका एक फॉर्मल अनाउंसमेंट और डिक्लेरेशन है कि हिंदू महासभा हैज बीन फॉर्म्ड। इसकी एक्टिविटीज पिछले 5-6 साल से कंटिन्यू थी, 1915 के पहले से, यानी ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग ने जैसे मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स को सिक्योर करने की बात की, उसने जैसे ही सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स लाने की बात की, इधर हिंदू भी ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए हिंदू महासभा के फॉर्म में, और फाइनली इनका कंसोलिडेशन कब देखने को मिलता है हमें, 1915 में हमें देखने को मिलती है हिंदू महासभा, हिंदू महासभा 1915, ठीक है। तो बताओ ये साइमल्टेनियस चीजें चल रही है कि नहीं, है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लीडर है जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ठीक है, वीडी सावरकर भी इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इमोशनली, मैंने कहा ना कि
एक्सट्रीमिस्ट और जो रिवॉल्यूशनरीज के कई सारे लीडर्स हैं जो हिंदू महासभा को सपोर्ट कर रहे हैं। और हिंदू महासभा को सपोर्ट करने के पीछे आइडिया क्या है, हिंदू महासभा को सपोर्ट करने के पीछे मेन रीजन क्या है? तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है? ये जो हिंदू महासभा है ये किस बात को प्रमोट कर रही है? ये प्रमोट कर रही है द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, मतलब इनका कहना है कि भारत, अखंड भारत, ठीक है, जिसको जैसे आज भी देखोगे आरएसएस अखंड भारत की बात करती है, तो वही अखंड भारत की बात कर रहे थे। ये किस चीज की बात कर रहे थे? अखंड भारत की बात कर रहे थे कि हमें इंडिया की इंटीग्रिटी को, ठीक है, हर हाल में क्या करना है? मेंटेन रखना है। मेरी बात समझ गए? इंडियाज इंटीग्रिटी वी विल हैव टू मेंटेन इट एट एनी कॉस्ट। ठीक है ना? यानी कि नेशनल यूनिटी और अखंड भारत। बट प्रॉब्लम ये है कि अखंड भारत बने कैसे? ठीक है, अखंड भारत की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक 1916 15 में बनती है हिंदू महासभा। और 1916 में मुस्लिम मासेस को अपीज करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या अनाउंसमेंट कर देती है? दैट टेम्पररी एक्सेप्टेंस टू एसईएस। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है कि नहीं? अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। अब हिंदू महासभा इस स्टेप को क्रिटिसाइज करे। हिंदू महासभा का कहना है कि कांग्रेस का ये जो सेकुलर अप्रोच है ये अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, ये भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक कमिटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडियन हिस्ट्री। मेरी बात समझ गया ना? ये एक मिस्टेक है। और ये पूरा का पूरा फेज वो है जब हिंदू महासभा और जो दूसरी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर प्रोमोटिंग अ काइंड ऑफ नेशनलिज्म, दैट इज कल्चरल नेशनलिज्म इन इंडिया। इन ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस किस बात पे हो गया है? इंडिया में क्या प्रमोट करने पे हो गया है? कल्चरल नेशनलिज्म। दे आर ट्राइंग टू प्रमोट कल्चरल नेशनलिज्म। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और इस कल्चरल नेशनलिज्म में द क्वेश्चन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी विल बी द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक। इंडियन आइडेंटिटी पे तो बात होगी ना। अरे जब कल्चर की बात करोगे, ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट करोगे, तो सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक क्या होगा बताओ? इंडियन आइडेंटिटी। इंडियन आइडेंटिटी पे बात होगी। अच्छा, जब बात होगी तो अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। कुछ लोग दे विल फोकस ऑन व्हाट? हिंदू आइडेंटिटी। कुछ लोग हिंदू आइडेंटिटी पे भी फोकस करेंगे, ऑब्वियस सोशल डिस्कोर्स है। सो व्हेन यू विल टॉक अबाउट इंडियन आइडेंटिटी, सम विल फोकस ऑन हिंदू आइडेंटिटी, सम विल ओवर एम्फसाइज ऑन हिंदू आइडेंटिटी। कुछ लोग ओवर एम्फसाइज करेंगे हिंदू आइडेंटिटी पे। मेरी बात समझ गए? सम विल फोकस, सम विल ओवर एम्फसाइज। फॉर एग्जांपल हिंदू की डेफिनेशन क्या है? कि जो इस लैंड मास में जो लोग रहते हैं वो सभी हिंदूज हैं। मेरी बात समझ गए? तो कुछ लोग कहेंगे सबको क्यों कह रहे हो यार, सभी हिंदूज हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए? सोसाइटी में तो कई तरह के लोग होते हैं ना, है ना? तो यहाँ पे ये सोशल डिस्कोर्स जो है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को भी चार्ज करेगा। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म के टाइम में ऑल दी सोशल डिस्कोर्स विच इज टेकिंग प्लेस विल चार्ज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स आल्सो। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स को भी चार्ज करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं तो देयर इज अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट वी सी, दैट इज, है ना, आरएसएस। ये भी आप लिख सकते हो, आरएसएस। ठीक है, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ठीक है, आरएसएस भी आता है। अच्छा, आरएसएस का भी आना जो है वो किस बात को प्रमोट करना है बताओ? आरएसएस विल कम एंड आरएसएस विल प्रमोट व्हाट? आरएसएस विल आल्सो प्रमोट, ओके, राइट दिस, आरएसएस एग्जैक्टली। आरएसएस भी कह रहा है कि यूनाइटेड इंडिया, कल्चरल नेशनलिज्म। आरएसएस इज आल्सो प्रमोटिंग कल्चरल नेशनलिज्म। ठीक है, आरएसएस also promoting cultural nationalism. 1925 नागपुर महाराष्ट्र में it was established. ठीक है, केबी हेडेगवार, established by, founded by केबी हेडेगवार, केशव बलराम हेडेगवार। ठीक है, ये चीज है। अब देखो क्या है 1925। अब 1925 के आरएसएस के बनने को कुछ चीजों से आप रिलेट करो। इसलिए मैंने कहा कि नेशनल मूवमेंट की अगर आप अच्छी समझ रखते हो, यू कैन रिलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसके पहले क्या क्या हो चुका है, क्योंकि ये रिएक्शन है। क्या क्या हो चुका है तो देखो, 1906 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, 1909 एसईएस टू मुस्लिम्स,
1916 से लेकर 1928 के बीच में, 1928 क्या है, नेहरू रिपोर्ट, 1916 इज लखनऊ पैक्ट, इसके बीच में क्या है, टेम्पररी एक्सेप्टेंस टू द डिमांड ऑफ SES फॉर द मुस्लिम्स। यहाँ पे INC ने क्या किया है, टेम्पररी एक्सेप्टेंस टू द डिमांड ऑफ SES फॉर द मुस्लिम्स। आप ये बताओ कांग्रेस किस पॉलिसी को RSS अपोज करेगी कि नहीं? यहाँ हिंदू महासभा विल अपोज इट और नॉट? यस। और हिंदू महासभा और RSS ये कहेंगे कि जिस चीज को आप सेकुलर माइंडसेट कह रहे हो कि INC इज प्रोमोटिंग सेकुलरिज्म, का ये सेकुलरिज्म नहीं है, ठीक है, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, आगे चल के इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरी बात समझ गए ना? दे आर सेइंग दैट दिस इज नॉट योर सेकुलर पॉलिटिक्स, दिस इज बेसिकली पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये कैसी पॉलिसी है? अपीजमेंट की पॉलिसी है, एंड दिस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट विल हैव निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, इनके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो 1925 में ये कहना, अब ये भी बात RSS कहेगी, इसके पहले क्या हो चुका है याद करो, INC पे एक और ब्लेम लगेगा, और वो ब्लेम क्या क्या लगेगा, का INC जब बनी इन द ईयर 1885, तो INC सेड दैट वी आर व्हाट, ऑल क्लास पार्टी, वी आर प्रोमोटिंग व्हाट, ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। बट इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को प्रमोट करने करने आपने क्या बनाया, INSC अलग से बना, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन द ईयर 1887। क्यों बनाया? आपने ये कहा कि भाई जो भी रिलीजियस इश्यूज होंगे, चाहे वो हिंदू सोसाइटी या मुस्लिम सोसाइटी से जुड़े हुए हो, उनको कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से न रेस करके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से रेस किया जाएगा। एंड इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस दैट वाज फॉर्म्ड इन 1887, इन दिस वे इट वाज कॉल्ड द सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको आपने सोशल रिफॉर्म सेल कहा। लेकिन आपको क्या हो गया कि आपने खिलाफत मूवमेंट के प्लेटफॉर्म को यूज करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दी। याद करो खिलाफत मूवमेंट जब स्टार्ट, खिलाफत मूवमेंट को गांधी का सपोर्ट था, और गांधी का आइडिया था कि खिलाफत मूवमेंट के प्लेटफॉर्म को यूज करके हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। गांधी का आर्ग्यूमेंट था कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बाय दिस वी कैन प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। और इसके लिए आपने खिलाफत मूवमेंट को यूटिलाइज किया और NCM मूवमेंट शुरू किया। नाउ दीज लीडर्स आर सेइंग दैट खिलाफत मूवमेंट वाज अ प्योर रिलीजियस इशू और मुस्लिम क्लास इशू है, और मुस्लिम क्लास में भी दिस इशू इज अ रिग्रेसिव इशू। खिलाफत की मांग करना, कैलिफेट सिस्टम की मांग करना, ये अपने आप में एक रिग्रेसिव है, ये ओल्ड मेडिवल ट्रेडिशनल सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की मांग है। दे आर सेइंग हमें इस्लाम वाला पुराना वाला सिस्टम चाहिए, खिलाफत वाला सिस्टम चाहिए। और ये प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है, ये प्रॉब्लम कहां की प्रॉब्लम है, टर्की की। और आंदोलन कहां हो रहा है, इंडिया में। प्रॉब्लम टर्की की, आंदोलन इंडिया में हो रहा है, और इंडिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, डायरेक्टली नहीं सपोर्ट करके। खिलाफत प्लेटफॉर्म इज यूटिलाइज्ड फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी इज सेइंग दैट वी आर अ सेकुलर पार्टी एंड ऑल क्लास पार्टी। RSS सेइंग दैट दिस इज ओके योर पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, ये आपका पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट है, ठीक है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, इसका प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, आप ये बताओ। 1925 में RSS हो गया, ये प्रेशर ग्रुप हो गया ना। जैसे ये कहेंगे कि इफ देयर इज अ पार्टी विच इज पुटिंग फॉरवर्ड द डिमांड्स ऑफ ऑल मुस्लिम क्लासेस इन इंडिया, which is putting forward the, or which is just advocating to secure the political rights of all Muslims in India, so there must be a party to advocate the political rights of Hindus also। बहुत सीधी सी बात है। कहा कांग्रेस ने तो पल्ला छुड़ा लिया, ये कहेगे कि ना तो हम हिंदू की पार्टी है ना मुस्लिम की पार्टी। दूसरी तरफ बना दी मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ पैक्ट कर लिया। लखनऊ पैक्ट करने के बाद टेम्पररी एक्सेप्टेंस कर लिया SES की डिमांड को, ठीक है। तो बताओ हिंदूज के राइट्स को एडवोकेट करने वाली पार्टी होनी चाहिए कि नहीं, इनका ये कहना था। प्लस दे आर आल्सो यूजिंग दिस कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है। कल्चर देखो लोगों को बहुत गहरे स्तर तक प्रभावित करती है, ठीक है, कल्चर और रिलीजन, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस को समझना होगा। ये केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ट्रू नहीं है, दिस इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड। जैसे मान लो सपोज बिपिन, ठीक है, सपोज आई एम द CEO ऑफ अ कंपनी एंड बिपिन केम हियर ओके फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है। बिपिन ने इंटरव्यू दिया, मैंने इनको रिजेक्ट कर दिया, अपनी कंपनी में नहीं रखा। लेकिन अगर बिपिन जाके बाहर ये कहे, है ना, कि मैंने इंटरव्यू दिया, कंपनी का CEO एक हिंदू है
और मैं एक मुस्लिम हूँ, और मैं मुस्लिम हूँ इसलिए कंपनी के सीईओ ने मुझे नहीं रखा, ये कहते ही विपिन के साथ 100 लोग आके खड़े हो जाएंगे कि ये मुस्लिम्स के साथ क्या है, भेदभाव है। लेकिन अगर विपिन बाहर जाके ये बोले कि मैं, भाई सवाल पूछे जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया और इसलिए मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया, तो कोई आदमी तुम्हारे साथ नहीं आएगा खड़ा होने के लिए, लोग कहेंगे जाओ दोबारा तैयारी करो। ठीक है, तो देखो क्या हो, पोलराइजेशन ऑफ द मासेस। फॉर दिस व्हाट इज टू बी यूज्ड हियर, व्हाट द पीपल आर यूजिंग हियर, रिलीजन एज अ टूल, दे आर यूजिंग फॉर द पोलराइजेशन ऑफ द मासेस। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ मासेस के लिए दे आर यूजिंग रिलीजन एज अ टूल। ये हो रहा है, रिलीजन एज अ टूल इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म इज बीइंग promoted। ठीक है ना, हिंदूज आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड under the banner of Hindu Mahasabha, under the banner of RSS, and these parties are saying that we are fighting, okay, for the to secure the cultural rights of the Indians, basically Hindus, because now we are seeing the potential threats in the form of Muslim League। Muslim League potential threat के रूप में है हमारे हिंदू वैल्यूज और ट्रेडिशंस को लेके, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के मुद्दे पे यहाँ पे आके ये भिड़ गए, खिलाफत मूवमेंट कर लिया, एसईएस फॉर द मुस्लिम्स को डिमांड कर रहे हैं, तो भाई ये अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड। एंड एट द सेम टाइम दे वर डूइंग सोशल वर्क आल्सो। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज सम डिजास्टर, ठीक है, सो दे विल प्रोवाइड डिजास्टर रिलीफ, उनके वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के स्वयं सेवक। ठीक है, जैसे कभी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी, बट वो उतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी आरएसएस स्वयं सेवक का काम हो गया। दे वर डूइंग कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क्स, दे वर डूइंग डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, स्कूल्स, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, और सबसे बड़ी बात स्वदेशी एजुकेशन, जिसमें जो कल्चरल वैल्यूज हैं, इंडियन नॉर्म्स हैं, इनको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आरएसएस लेके चल रही थी और हिंदू महासभा लेके चल रही थी। मेरी बात समझ गए? ठीक है, 1925 का ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड है। ठीक है, खूब जम के इन्होंने विरोध किया। अब इसके बाद क्या हुआ? 1927, 1927 इज द ईयर जहां पे एक टॉपिक है दिल्ली प्रोपोजल्स। ठीक है, बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना का ये है दिल्ली प्रोपोजल। और दिल्ली प्रोपोजल पहली बार ऐसा हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स, ये वाली डिमांड छोड़ने को तैयार थे। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ। हालांकि जिस कीमत पे वो छोड़ने के लिए तैयार थे वो, ठीक है, मतलब बहुत चालाक थे। जैसे मैं आपसे कहूं, ठीक है, जैसे ये बिल्कुल वैसा हो गया, ठीक है, कि जैसे मैं आपको कहूं कि विपिन, आप अगर मतलब ठीक है मैं आपकी डिमांड मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये डिमांड मान लेने के बाद आप मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाओ। इसका मतलब क्या है कि मैं, ठीक है, तो चांद तारे तोड़ने की जो भी बात करता है इसका मतलब झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने वही बात कही, कहा सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम, ठीक है, हम छोड़ने के लिए तैयार है, बट हमारी ये मांगे एक्सेप्ट कर लो। कांग्रेस ने सर पकड़ लिया, कहा यार ये तो बिल्कुल तुमने उलझा दिया। तो 1927 में दिल्ली प्रपोजल्स में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार, यानी कि एक्चुअली वो सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम की डिमांड को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी रखी कि आप मानोगे ही नहीं। ठीक है, इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि भाई सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स इज नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर स्टैंड हियर। कांग्रेस का क्या है, नेहरू रिपोर्ट तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियल हो गया ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इट क्लियरली सेज दैट नो टू सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स। क्यों कहा? क्योंकि अब हिंदूज धीरे धीरे किस पार्टी के बैनर के पास इकट्ठे होने लगेंगे? अब आप समझ गए। अब जैसे ही आप कह दोगे नो एसईएस टू द मुस्लिम्स, ठीक है, वो मास ड्रिफ्टिंग कांग्रेस से आरएसएस और हिंदू महासभा की तरफ रुक जाएगा। कांग्रेस वाज अ पॉलिटिकल पार्टी, वो पहले समझा चुका हूं कि कैसे पीजेंट के मुद्दे, सोशलिस्ट इश्यूज सारे के सारे कांग्रेस के मेन स्ट्रीम में लेके आए गए। समझो इस चीज को। मैंने कहा हिस्टोरियंस हिस्ट्री अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन कुछ अकल तो हमारे पास भी है। हम हर वो बात तुम्हारी कही गई क्यों मानेंगे, कुछ अपना भी तो सोच सकते हैं। ठीक है, आपने भी तो सोच के ही लिखा है, क्या देख रहे थे क्या कि नेशनल मूवमेंट कैसे चल रहा है? ठीक है, सो दीज आर द इंटरप्रिटेशन। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, डू यू अंडरस्टैंड कि कांग्रेस ने तुरंत मास्टर स्ट्रोक खेला 1925 में आरएसएस से 1928 तक आते आते कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक एसईएस फॉर द मुस्लिम्स इज रिजेक्टेड। अब हिंदू मासेस व्हिच वर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस और कल्चरल नेशनलिज्म के बहाव में आकर जो आरएसएस की तरफ जाने वाले थे, वो अचानक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा।
ठीक है, तो भीड़ को आपने क्या कर दिया, रोक दिया 1928 में। ठीक है, तो कांग्रेस के पास तो मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि है तो ये पॉलिटिकल पार्टी ही ना, हिंदू महासभा एंड ऑल दीज पार्टीज। अब देखो क्या होगा, अब इसके बाद आफ्टर दिस वी सी जिन्नास 14 पॉइंट फॉर्मूला विल कम, और जिन्ना 14 पॉइंट फॉर्मूला में जिन्ना फिर से कहेगा एस फॉर द मुस्लिम्स। अच्छा बताओ, अब हिंदू हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज जब जिन्ना जोर से कहेंगे वी वांट एस फॉर द मुस्लिम्स, तो हिंदू महासभा और आरएसएस कहेगी व्हाई एस फॉर द मुस्लिम्स, व्हाई पॉलिटिकल राइट्स यू आर डिमांडिंग एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल राइट्स फॉर द मुस्लिम्स। पहले बैठ के तय तो कर लो कि यू आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया और नॉट। ये डिबेट प्रमोट होने लगेगा। मेरी बात समझ गया ना? अब ये डिबेट किस बैनर से आएगा, फिर से हिंदू महासभा और आरएसएस के बैनर से आएगा। और ये सब इसके पीछे रीजन क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। मेरी बात समझ गया ना? वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, मुस्लिम लीग भी पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आप एस फॉर द मुस्लिम्स मांगोगे जो सही नहीं है, दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल एंड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। ये प्रोपोर्शनल और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं था। ठीक है, तो इसका अपोज करना शुरू किया। और ओके, और इस अपोजिशन के क्रम में उन्होंने क्या किया, जो हिंदू सपोर्टर्स हैं, जो कल्चरल नेशनलिज्म से इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है, उनको धीरे धीरे अपनी पार्टीज में जोड़ना शुरू किया। नाउ वन आरटीसीज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस विल बी हेल्ड इन लंदन। मैंने पहले ही बताया कि जितनी भी कॉम्युनल पार्टीज हैं एंड कास्ट बेस्ड पार्टीज, ऑल विल पार्टिसिपेट, दे विल अटेंड। जैसे, ठीक है, जैसे एक पार्टी है जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी दैट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1960, जस्टिस पार्टी। ठीक है, फाउंडेड इन मद्रास, द फाउंडर्स वर टीएम नायर एंड सीएन मुदालियार। ठीक है ना? और जस्टिस पार्टी किस चीज को अपोज करती है, तो ब्राह्मण का जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस एंड सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन पॉलिटिक्स, इसको अपोज करती है। मेरी बात समझ गया ना? यानी जस्टिस पार्टी एक तरह से किसके राइट्स की वकालत कर रही है, तो जो लोअर क्लासेस हैं उनके राइट्स की वकालत कर रही है, सो कॉल्ड लोअर क्लासेस। ठीक है, इसी तरह से देयर इज अनदर पार्टी दैट इज कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी फाउंडेड बाय बी आर अम्बेडकर। तो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन भी किसकी बात कर रही है, ये बात कर रही है जो डिप्रेस्ड क्लास है, इट्स टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। इन द सेम वे देयर इज सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट आल्सो दैट स्टार्टेड इन 1925 by okay EV Ramaswamy, EV Ramaswamy सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, EV Ramaswamy नायकर। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर किस चीज की बात कर रहे थे कि सोसाइटी में इक्वलिटी स्टैब्लिश हो, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो। पार्टिकुलरली किस एरिया से रिलेटेड ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, तो तमिलनाडु साउथ से रिलेटेड है, जहां पर रेशनलिज्म को प्रमोट करने की बात की गई, एथेइज्म को प्रमोट करने की बात की गई, साथ ही साथ ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को अपोज किया गया। ठीक है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की बात की गई। इसी तरह से ये क्या हो गया, दीज आर कास्ट बेस्ड पार्टीज। ठीक है ना? अब इसी तरह से देयर आर सम कम्युनिटी बेस्ड पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, there are some community based parties and organizations also. That's it. One famous name here is Unionist Party 1923, Unionist Party in Punjab। इसको हम कहते हैं community based organizations, Unionist Party in Punjab। ठीक है ना? community based organization। तो पंजाब की पॉलिटिक्स में 1930s 40s में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। 1937 के इलेक्शंस में मैंने बताया था कि यूनियनिस्ट पार्टी, बताया था ना आपको, तो यूनियनिस्ट पार्टी इन द सेम वे क्रिश्चियंस ने भी अपना एसोसिएशन बना रखा है, दैट इज कॉल्ड इंडियन क्रिश्चियंस एसोसिएशन, इंडियन क्रिश्चियंस एसोसिएशन। तो आप क्या देख रहे हो कि इन इंडिया देयर आर डिफरेंट पार्टीज, जैसे अकाली दल 1920, ये क्या है, सिख ऑर्गेनाइजेशन। अकाली दल जो किस चीज की बात करेगा, टू सिक्योर द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिख कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी के पॉलिटिकल राइट्स को सिक्योर करने की बात करेगा। ठीक है, कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे मुस्लिम लीग है 1906, हिंदू महासभा 1915, आरएसएस 1925। so they all will do what, they all will participate in राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। गॉट इट? ऑल विल पार्टिसिपेट इन, ओके।
इंडियन नेशनल कांग्रेस और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और वहां पे सबकी डिमांड क्या होगी कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स और प्रिविलेजेस को सिक्योर कर सके। वहां पे जाके हिंदू महासभा विल क्राई दैट SES फॉर द मुस्लिम शुड नॉट बी गिवन। गॉट दिस आइडिया? तो ये पूरा का पूरा माहौल चल रहा है। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो जाता है, 1935 आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देन 1937 इलेक्शंस। अच्छा, 1937 के इलेक्शंस में क्या हो रहा है कि हिंदू महासभा परफॉर्मेंस, मुस्लिम लीग परफॉर्मेंस, इन सब के परफॉर्मेंस ओके वे नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा नहीं था। ओके, इट वाज एक्सट्रीमली पुअर, इट वाज नॉट गुड, इट वाज एक्सट्रीमली पुअर। सो दिस इज द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब ये पूरा का पूरा चीज किसके आसपास घूमेगा? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के आसपास। जब दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और ऐसी सिचुएशन में इफ मुस्लिम लीग विल क्राई दैट इस्लाम इज इन डेंजर, इस्लाम इज इन डेंजर, इस्लाम खतरे में है, ठीक है, तो व्हाट हिंदू महासभा विल से, RSS विल से, कहां से इस्लाम खतरे में है भाई, है ना? यू आर आस्किंग फॉर स्पेशल पॉलिटिकल प्रिविलेजेस, ठीक है, तो इस्लाम इसमें कहां से खतरे में आ गया? ठीक है, तो जब ये इस्लाम खतरे में कहेंगे, ठीक है, तो हिंदू महासभा कहेगी मुसलमानों की वजह से हिंदुस्तान खतरे में है। मेरी बात समझ गया ना? तो ये पूरा का पूरा सोशल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर सरचार्ज होता जा रहा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। माहौल बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। और कांग्रेस ने बहुत चालाकी से, ठीक है, सेकुलरिज्म का बुर्का पहन रखा है कि भाई हम सेकुलर पार्टी हैं। मेरी बात समझ गया ना? ठीक है, अपने आप को इन डिबेट्स में कांग्रेस डाल नहीं रही है। और इन डिबेट्स में कूदने का मतलब था कांग्रेस का कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कमजोर पड़ जाता है, ये सच्चाई है, ठीक है। अगर दूसरी पार्टीज की तरह INC भी बिहेव करने लगती, जैसे मान लो कि USSR का सक्सेसर कौन था? रशिया। मेरी बात समझ जाओ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक तरह से लीड कौन कर रहा था मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स लेके चलनी थी, ये आपकी मजबूरी है, बट उसे ये भी कोशिश करनी थी कि छोटी पार्टियां इतनी मजबूत ना हो जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पावर और अथॉरिटी को ही चैलेंज दे दे। Because if the masses will start drifting from Indian National Congress, Congress will become weaker, and Congress will become weaker. It means that Indian National Movement will become weaker. तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स साथ साथ चल रहा था। This was happening. Now Muslim League will cry कि Islam is in danger. In 1940, what will happen? Muslim League, Muhammad Ali Jinnah comes with the idea of two nation theory. Pakistan resolution is passed. अब क्या होगा? अभी तक तो आप क्या मांग रहे थे? सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स। अब आपने क्या मांग लिया? सेपरेट नेशन पाकिस्तान। व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ हिंदू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस? जस्ट इमेजिन, मैं कुछ कह नहीं रहा, ठीक है, रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, दे विल से ना कि अखंड भारत, ठीक है, अखंड भारत। और अब ये कहेंगे कि इस अखंड भारत में मुस्लिम्स विल बी अलाउड टू लीव, बट दे विल लीव लाइक सेकेंडरी सिटीजन्स। अब ये नेक्स्ट लेवल पे आ गए। पहले क्या कह रहे थे कि यू आर अलाउड टू लीव, यू ऑल आर हिंदूज। अब ये क्या कह रहे हैं? जैसे ही आपने पाकिस्तान मांगा, इनका क्या कहना हो गया? जैसे वीर सावरकर आगे चल के जुड़ते भी, ठीक है, हिंदू महासभा से। नाउ वीर सावरकर जब हिंदू महासभा से जुड़ते हैं, मतलब हिंदू महासभा से पहले जुड़े हुए दोबारा, ठीक है, जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या होता है कहानी? यहाँ पे हिंदुत्व की नई डेफिनेशन गढ़ी जाती है दोबारा से। और इसमें क्या है कि अब जब आप मुस्लिम्स के लिए एक अलग नेशन पाकिस्तान मांग रहे हो, तो दीज पार्टीज विल से दैट इन इंडिया मुस्लिम्स आर अलाउड टू लीव। हम आपको जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बट यू लीव लाइक अ सेकेंडरी सिटीजन। अच्छा, ये बात जैसे ही हिंदू कम्युनल पार्टीज कहेंगी, मुस्लिम लीग का डिमांड, पॉलिटिकल डिमांड वैलिडेट हो जाएगा कि नहीं? मुस्लिम लीग कहेगी इसीलिए हम पाकिस्तान मांग रहे थे। अभी तक वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। मुस्लिम लीग ने कहा इसीलिए तो हम पाकिस्तान मांग रहे थे, दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे आर टू डिफरेंट कल्चर्स, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट टूगेदर। वो दोनों साथ साथ रह ही नहीं सकते, हम इसीलिए पाकिस्तान मांग रहे थे। अब समझ में आया क्यों मांग रहे थे? तो देखो, हिंदू कम्युनल पार्टीज ने जो रोल प्ले किया, उस रोल की वजह से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड को वैलिडेट करने की कोशिश की। उसने ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने कहना शुरू किया कि देख लो, ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो सेकेंडरी सिटीजन की तरह रहना होगा, तो हम इसीलिए तो पाकिस्तान मांग रहे हैं। यानी पहले जिस बात का कोई आधार नहीं था, देयर वाज नो एनी ग्राउंड फॉर दिस डिमांड,
नाउ देयर वाज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर दिस। मेरी बात समझ गया ना? मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी, कांग्रेस की कुछ गलती थी, और बाकी रही सही गलती किसने कर दी? हिंदू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस ने गलती कर दी। ठीक है, जैसे ही सेकेंडरी सिटीजन्स वाली बात करी तो ये और जोर शोर से डिमांड करने लगे 1940। अच्छा, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है तो क्विट इंडिया मूवमेंट में मुस्लिम लीग डिड नॉट सपोर्ट। मुस्लिम लीग लीडर्स वर नॉट अरेस्टेड, दे वर आउटसाइड जेल, जेल के बाहर थे। तो जेल के बाहर थे तो उन्होंने क्या किया? अच्छा, जेल के बाहर सिर्फ यही नहीं थे, आरएसएस वाले भी जेल के बाहर थे, क्योंकि एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दे डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडिविजुअल कैपेसिटी में सपोर्ट किया था सम लीडर्स ने, बट एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दे डिड नॉट सपोर्ट। तो बाहर कौन रह गया था जेल के बाहर? मुस्लिम लीग के नेता और आरएसएस वाले। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, और ये दोनों अपना अपना इंजेक्शन लेके चल रहे थे। ठीक है, इधर जाके वैक्सीनेशन मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स का लगा रहा था कौन? मुस्लिम लीग। और इधर जाके वैक्सीनेशन हिंदू कम्युनल पॉलिटिक्स का कौन लगा दे रहा था? हिंदू महासभा। बस लग गया कम्युनल वैक्सीनेशन। उधर कांग्रेस के नेता जेल में रहे 1942 टू 45, और इधर ये इंजेक्शन ले लेके हिंदू कम्युनल पार्टीज और मुस्लिम कम्युनल पार्टीज। मतलब पूरा का पूरा माहौल क्या हो गया? द एंटायर एटमॉस्फेयर वाज कम्युनल एटमॉस्फेयर। अब रिजल्ट क्या होगा? 1945-46 के जो इलेक्शंस हैं, इन दोज इलेक्शंस द परफॉर्मेंस ऑफ दीज पार्टीज इज सेटिस्फैक्टरी, गुड, परफॉर्मेंस अच्छा है। इसका मतलब ये इंजेक्शन ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक है, इसके अच्छे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, दोनों खुश। ठीक है, अब आता है कैबिनेट मिशन 1946, और कैबिनेट मिशन रिजेक्ट्स द डिमांड फॉर द पाकिस्तान ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स दैट आई हैव डिस्कस्ड। मुस्लिम लीग ने क्या कहा? लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। ये क्या कहेंगे? लेके दिखाओ पाकिस्तान। मेरी बात समझ गया ना? अब पूरा का पूरा क्या हो गया? कम्युनल टेंशन एंड कम्युनल राइट्स स्टार्टेड। मुस्लिम लीग से लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, देविल से लेके दिखाओ पाकिस्तान। ठीक है, ये पूरा का पूरा माहौल बन गया। और फाइनली 1947 थर्ड जून प्लान माउंटबेटन विल अनाउंस 1947, और इंडिया को फ्रीडम मिलती है 15 अगस्त 1947। तो विद इन दिस 72 डेज, ये इतनी जल्दी माउंटबेटन प्लान पे डिसीजन लिया गया, एक्शन लिया गया, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि द पीपल वेर नॉट कम्युनिकेटेड इन एन इफेक्टिव मैनर। There was role of humors, and already the communal atmosphere was very tense. In this situation, communal violences erupted on a large scale. Large scale पर communal violence erupt हुआ। ठीक है, यानी कि हिंदू communal parties will say no to Pakistan. They will say अखंड भारत. They will say no to Pakistan. Creation of Pakistan should not be done at any cost. And they will held responsible to Indian National Congress and Muslim League for this. They will say that हिंदू पार्टीज का कहना है कॉम्युनल पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे हैं, जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा है उसको तुम सेकुलर समझ रहे हो और हमें कॉम्युनल समझ रहे हो। कहा हम तो कॉम्युनल पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन माहौल ऐसा बन गया है कि ये लग रहा है कि हम कॉम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और खुद भी देखो कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। ठीक है, हिंदू महासभा ने कहा हमने कहा कॉम्युनल पॉलिटिक्स कर दी, हम तो अखंड भारत की बात करें, जो था पहले वही तो मांग रहे हैं, लेकिन हमें क्या चार्ज कर दिया? कॉम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हो। कॉम्युनल पॉलिटिक्स आईएनसी और मुस्लिम लीग कह रही है, मुस्लिम लीग क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कह रही है? कह रही हिंदू महासभा दिस इज रिस्पॉन्सिबल, हम तो मुस्लिम लीग को कैसे भी संभाल लेते। ठीक है, लेकिन लास्ट में इन्होंने कहा लेके दिखाओ पाकिस्तान, इससे मामला बिगड़ गया। मेरी बात समझ गया ना? तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, गॉट इट? सो सब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि पार्टीशन हमारी वजह से नहीं हुआ, पार्टीशन हमारी वजह से नहीं हुआ, पार्टीशन हमारी वजह से नहीं हुआ। लेकिन आजाद किसकी वजह से हुए, इसका क्रेडिट लेने के लिए सब लोग तैयार बैठे। मेरी बात समझ गया ना? हमने भारत को आजादी दिलाई, सामने आके बोलो पार्टीशन किसने कराया? तो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता आके ये नहीं कहेगा कि आवर पार्टी, आवर पॉलिसीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ दिस कंट्री। नो वन विल कम फॉरवर्ड, बट ऑल विल कम फॉरवर्ड टू टेक दिस क्रेडिट कि भारत को आजाद कराने में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी फैमिली की सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारा रहा था। मेरी बात समझ गया ना? अब नाउ दिस इज अप टू यू दैट you will have to decide that who was responsible for the partition of India. ये अब आप पे मैं छोड़ता हूँ, ये अब आप डिसाइड करते रहना कि कौन रेस्पॉन्सिबल था। एग्जाम में क्या आंसर लिखोगे? सबकी थोड़ी थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन था? ब्रिटिश पॉलिसी।
2 नंबर पे दूसरा विलन कौन था इस फिल्म का? मुस्लिम लीग। और उसके बाद हम क्लीन चिट किसी को भी नहीं दे सकते। मेरी बात समझ गया ना? ठीक है। कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की फेलियर है कि आपने कम्युनल पॉलिटिक्स को काउंटर नहीं किया, न्यूट्रलाइज नहीं किया। गॉट दिस आइडिया? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। तो जो डिबेट मैंने की, कोशिश किया कि मैं बैलेंस्ड होके करूं। ठीक है, सबकी थोड़ी थोड़ी खिंचाई मैंने की। ठीक है, किसी एक को मैंने ब्लेम नहीं किया कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल। हाँ, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी एंड मुस्लिम लीग एंड जिन्नाज एडमेंट आउटलुक, जिन्ना का वो रवैया कि हम मानेंगे नहीं, एकदम जिद पे अड़े हैं तो अड़े हुए हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। गॉट दिस? So I think this debate is over. Now we are going to enter into the next chapter, that is constitutional development in India. So first we will discuss a timeline here. Read this most important topic in your modern Indian history. और इसके पहले जब भी मैंने पढ़ाया, जहां जहां रेफरेंसेस आए थे इन टॉपिक्स के, मैं स्किप करता चला गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, यही टॉपिक हमें डिस्कस करना है। नाउ इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पहले हम कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं। ग्रुप ए टॉपिक, ग्रुप बी टॉपिक, ग्रुप सी टॉपिक, ग्रुप डी टॉपिक। तो इससे पूरा का पूरा एक टाइमलाइन आपका क्लियर हो जाएगा। तो ग्रुप ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ आते हैं? ग्रुप ए में रेड दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दिस विल बी वन टॉपिक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहले सारे टॉपिक के नाम याद रहने चाहिए, ईयर्स याद रहने चाहिए, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, देन यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश उसके बाद करनी है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द नेक्स्ट टॉपिक इज पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, द ईयर इज 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, आर यू आस्किंग समथिंग विपिन? कुछ पूछा आपने? अच्छा, मतलब सब आप क्या लिख रहे हो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ क्या है? सबसे ज्यादा रॉन्ग आंसर इसी थीम से जाते हैं। ठीक है, किस थीम से? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। एक भी एक भी गलत नहीं होगा, जितना पढ़ा रहा हूँ ना, क्लास में पढ़ो, इसके बाद एक भी गलत नहीं होगा, और इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। मैंने कहा ना, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये वो टॉपिक, जैसे मैं ऐसा क्यों कहता हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, देखो अपने स्टूडेंट लाइफ में जब मैं तैयारी कर रहा था, तो कौन कौन से चैप्टर्स मुझे सबसे ज्यादा परेशान करते थे, उनमें ये भी एक टॉपिक है। कई बार फीलिंग आती थी कि जैसे किसी एक टीचर से मैंने क्लास कर ली, बट वो उसने वैसे ही उड़ा दिया। ठीक है, फिर लगता था यार, वो वाला टीचर जो बार बार फोटो में दिख रहा है, उसके पास पढ़ लूंगा तो शायद समझ में आ जाएगा। उसके पास जाओ तो वो एक चैप्टर थोड़ी ना पढ़ाएगा, और तब इंटरनेट पे वीडियोस डालने का कल्चर भी नहीं था। तो फिर उसकी फी होती थी 28-30,000। तो लगता था यार, एक चैप्टर पढ़ने के लिए 30,000 देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर लास्ट में आपके पास ऑप्शन क्या है, खुद ही समझो। और मैं बार बार कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी से अच्छी कोई दवा है ही नहीं इस एग्जाम के लिए। कई बार तो कोचिंग में जाके जो बच्चा अच्छी खासी तैयारी कर रहा होता है, अच्छे ट्रैक पे रिजल्ट देने वाला है, ठीक है, अब आगे नहीं कहूंगा, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट द सेकंड इज पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, नहीं तो कोचिंग वाले सब मुझे अपनी बिरादरी से बाहर कर देंगे कुछ दिन में, कहेंगे तो बहुत गड़बड़ कर रहा है। चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट। द थर्ड इज एक्ट ऑफ अमेंडमेंट। द थर्ड इज एक्ट ऑफ अमेंडमेंट। एक्ट ऑफ अमेंडमेंट, एक्ट ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, 1786। ठीक है, तो पहले ग्रुप में तो दीज आर थ्री टॉपिक्स, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट एंड एक्ट ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है ना? इसको हम जोड़ के देखेंगे एक और टॉपिक के साथ, यहां लिख लो, दैट इज ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, दैट इज फ्रॉम 1765 to 1772। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस 1765 to 1772। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, देखो, जब अगले ग्रुप को यहाँ पे लिख लो, और बाद में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखवा रहा हूँ। राइट दिस पॉइंट। ओके, ग्रुप टू, ग्रुप टू में लिख लो
इसका एक थीम डाल लो, दैट इज टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। एंड लेटर आई विल डिस्कस कि हम क्यों लिख रहे हैं टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। और टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन लिखने के बाद यू विल राइट अगेन सम इयर्स हियर, टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन में राइट पॉइंट 1, ओके, 1793 चार्टर, 1793 चार्टर, 1793 चार्टर। और इसके बाद क्या करना है, ऐड 20 इयर्स इन ईच चार्टर, सारे के सारे हो जाएंगे 1793 चार्टर। तो अगला क्या हो जाएगा चार्टर बताओ इस लिस्ट में, व्हाट विल बी द नेक्स्ट चार्टर, 20 इयर्स ऐड कर दो, तो दैट विल बी 1803, लेकिन 1803 नहीं है यहाँ पे, 1813 चार्टर है, ठीक है, 1813 चार्टर है, ठीक है। इसके बाद और 20 ईयर्स ऐड कर दो भाई, 93 के बाद 7 और 13, तो फिर आप 30 ईयर्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1833 चार्टर। फिर आ जाओ अगला, फिर 20 ईयर्स ऐड करो, दैट इज 1853 चार्टर। अच्छा देखो 1713 चार्टर में, ओके, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए राइट्स को क्या किया गया, कंपनी के राइट्स को आगे बढ़ा दिया फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। 1813 चार्टर से भी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, 1833 चार्टर से भी फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, बट 1853 के चार्टर में फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स वाला क्लॉज नहीं था। मेरी बात समझना है इस बात को ध्यान से, 1853 में फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स वाला क्लॉज नहीं था। What does it means? It means the government was earlier prepared to establish full control. क्राउन पहले से तैयारी कर रहा था कि इंडिया पे क्या करना है, फुल पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है, इसीलिए वो क्लॉज नहीं था। और फाइनली क्या होता है, वी सी अ पॉपुलर रिवोल्ट हियर, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड आफ्टर दिस वी सी व्हाट, 1858 एक्ट, 1858 का एक्ट आ जाता है। एंड बाय दिस 1858 एक्ट व्हाट हैपेंस, क्लाइमेक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यहाँ आके सेंट्रलाइजेशन अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है। तो इस पॉइंट को लिखो, आगे समझाऊंगा कि क्यों ये हो रहा है। रेड दिस, दिस इज व्हाट क्लाइमेक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, दिस इज क्लाइमेक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, क्लाइमेक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि ब्रिटिश क्राउन इंडिया पे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल, फुल पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहती थी, ये उसकी इच्छा थी। उसके लिए प्रोसेस कब से शुरू है, 1793 चार्टर। हालांकि इसके पहले वाला भी प्रोसेस यही है, रेगुलेटिंग एक्ट भी वैसे है, यही इसी में आ जाएगा, टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ही आ जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट भी, पिट्स इंडिया एक्ट भी। इट मींस ब्रिटिश क्राउन वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड to take full political control of India in its own hands, and it was making efforts for it. And that is what efforts towards centralization. और ये एफर्ट कब से चल रहा है, 1773, ये फिर चार्टर में इफेक्ट चल रहा है। फाइनली द ड्रीम ऑफ सेंट्रलाइजेशन वाज कंप्लीटेड बाय द 1858 एक्ट, where now EIC rule was ended and British Crown rule was established. तो यहाँ पे क्या होता है, EIC रूल खत्म हो जाता है एंड ब्रिटिश क्राउन रूल, ब्रिटिश क्राउन रूल वाज एस्टैब्लिश्ड। इट मींस फुल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। नाउ इंडिया वाज, ठीक है, कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। इंडिया का स्टेटस क्या है 1858 के बाद, बताओ स्टेटस, कोई पूछे इंडिया क्या है, ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब क्या रिलेशन है दोनों में, तो आप कॉलोनी बोलोगे और क्या बोलोगे, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, ये चीज है, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है नेक्स्ट पार्ट। अब देखो सेंट्रलाइजेशन वाला काम कंप्लीट हुआ, अब लोगों की आंख में धूल झोंकने वाला काम शुरू होगा, उसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। धूल झोंकने वाला काम क्या है, जैसे मैं कहूँ कि मैं अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों के सजेशंस चाहता हूँ, फिर आप लोग मुझे सजेशन दो कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, और फिर अगले दिन आके मैं वही पढ़ाऊँ जो मुझे पढ़ाना है, इसको कहते हैं धूल झोंकना। मैंने क्या कहा, मैं आपके आइडियाज ले रहा हूँ, ओपिनियंस ले रहा हूँ, सजेशंस ले रहा हूँ, जैसा कोचिंग वाले फर्स्ट 2 लेक्चर्स में करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वही वाला काम करते हैं जो उनको करना है, वो पहले से जानते हैं कि ये काम करना है, ठीक है, लेकिन ये बताना नहीं है कि हम ये करने जा रहे हैं। सो दिस इज हैपनिंग हियर, ट्रेंड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडियंस को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी कि भाई इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है
पॉलिटिकल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम अकेले नहीं चला रहे हैं, तुमको भी साथ में जोड़ रहा है, दोनों मिल के रूल कर रहा है। मेरी बात समझ गया ना? दैट इज कॉल्ड ट्रेंड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो ग्रुप 3 में आ जाओ, ग्रुप 3 एंड राइट दिस। ग्रुप 3 इज व्हाट? ट्रेंड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ग्रुप 3 इज व्हाट? ट्रेंड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ट्रेंड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ट्रेंड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें कौन कौन से एक्ट आएंगे तो इसको भी देखते हैं। अब ऐसे आपको याद हो जाएगा सब कुछ इजीली। जैसे 1858 के एक्ट के बाद जो आप पढ़ते हो एक्ट, दैट इज आईसीए 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यही तो पढ़ते हो। 1858 के बाद क्या आ जाता है? काउंसिल एक्ट। 1858 के पहले काउंसिल एक्ट है क्या? नहीं। काउंसिल एक्ट क्यों लाया गया? इसका मतलब क्या है कि जो काउंसिल्स हैं उन काउंसिल्स में इंडियंस को क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। यानी कि अब भारत में जो ब्रिटिश शासन है इसमें भारतीयों की भी भागीदारी है। एंड फॉर दिस पर्पस काउंसिल्स एक्ट वेर इंट्रोड्यूस। बार बार काउंसिल एक्ट आते जाएंगे और हर बात वाले काउंसिल एक्ट में काउंसिल का साइज एक्सटेंड होगा। मेरी बात समझ गया ना? उसका कंपोजिशन चेंज होगा। न्यू इंडियन मेंबर्स वेर इनकॉर्पोरेटेड। इसी पर्पज से काउंसिल एक्ट लाया गया। सो काउंसिल एक्ट वाज टू इंश्योर द पर्पज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब समझ गया व्हाई आई एम सेइंग दैट काउंसिल एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है। तो 1858 के बाद 1861 में आईसी 1861। अच्छा, आईसी 1861 के बाद काउंसिल में किन इंडियंस को शामिल किया जाएगा? जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेजों की हेल्प की थी, अंग्रेजों को सपोर्ट किया था, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। कहा जाएगा भाई यू आर द मेंबर ऑफ द काउंसिल, आओ हमारे साथ बैठ के कॉफी पियो। ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। दूसरा लिखो आईसीए 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, दैट इज द सेकंड है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऐसे ही तो है ना सीक्वेंस। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड आफ्टर दिस वी विल सी। इसके बाद आ जाता है, ठीक है, जो आप पहले से जानते हो, दैट इज काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। और धूल झोंकने के लिए इसको क्या कह रहे हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें नाम भी क्या जोड़ना है? रिफॉर्म्स। ठीक है कि भाई हम तो लिबरेटर्स हैं इंडिया में, ये हल्का फुल्का काम थोड़ी ना, वी आर डूइंग रिफॉर्म्स, ये तो रिफॉर्म है। दिस इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। दोबारा आंख झोंका, हमारे हमारे आंखों में धूल झोंका, कैसे झोंका आगे बताऊंगा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसके बाद फिर से एक काउंसिल एक्ट आएगा, दैट इज द काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। 09 के बाद क्या आता है? हाँ, राइट दिस। इसके बाद आता है काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। और इस रिफॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? रिफॉर्म का है इसको, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, दिस इज कॉल्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है। कहा एक और ला रहे हैं, दैट विल डिसाइड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, जिसको क्या कहा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसी सीरीज में द नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और सारा झगड़ा किससे हुआ था शुरू? साइमन कमीशन वाली कहानी शुरू हुआ था ना। साइमन कमीशन, एंटी साइमन एजुटेशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्नास 14 पॉइंट फॉर्मूला, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड फाइनली साइमन कमीशन रिपोर्ट वाज सबमिटेड 1930। उस पर डिस्कशंस हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वो आ गया 1935 के एक्ट के। ठीक है। अब क्या करना था भाई, एक्सेप्ट करे कि ना करे, ये सारा झमेला चल रहा था। फिर इलेक्शन विलेक्शन हुआ, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी, ये सब हुआ। और उसके बाद अगला फेज शुरू होता है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट फेज? नेक्स्ट फेज क्या है लिखिए। ये कितना था? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ग्रुप नंबर 3। नाउ वी आर कमिंग टू द ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4। और ग्रुप नंबर 4 में कौन से टॉपिक्स आएंगे? ओके, तो यू ऑल नो दिस। ग्रुप नंबर 4 में द टॉपिक्स दैट विल कम हियर, ठीक है, वी ऑल नो दिस। सो ग्रुप नंबर 4 में हम वो सारे टॉपिक्स ले सकते हैं। यू कैन राइट दिस अटेम्प्ट्स दैट वर मेड। ग्रुप नंबर 4 में राइट दिस अटेम्प्ट्स दैट वर मेड। attempts that were made to solve deadlock between attempts that were made to solve deadlock between INC and British government। ठीक है ना? INC और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए जो भी अटेम्प्ट्स किए गए, दे ऑल विल कम अंडर दिस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जैसे
आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक क्या होगा, लिन लिथगो ऑफर 1939। अच्छा, लिन लिथगो ऑफर ही, ठीक है, लिन लिथगो ही दूसरा ऑफर रखता है, अगस्त ऑफर। वैसे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, अगस्त ऑफर, आपको पता ही है, फर्स्ट वाले में तो कुछ था ही नहीं, अगस्त ऑफर। फिर दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू ऑल नो, नहीं नहीं, क्रिप्स मिशन आएगा ना। क्रिप्स मिशन के कब है, 1942। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रखना है ना टॉपिक्स को। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के बाद द नेक्स्ट विल बी वॉवेल प्लान, इसके बाद आएगा वॉवेल प्लान। और वॉवेल प्लान पे बेस्ड एक कॉन्फ्रेंस भी होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, शिमला कॉन्फ्रेंस। ईयर क्या होगा इसका, 1945, शिमला कॉन्फ्रेंस, दैट्स बेस्ड ऑन द वेवेल प्लान। वेवेल प्लान पे बेस्ड कॉन्फ्रेंस है, दैट इज शिमला कॉन्फ्रेंस। फिर इसके बाद अगला जो मिशन है दैट इज कैबिनेट मिशन। ये क्या है, कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन का ईयर क्या है, 1946, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद वाला जो प्लान है दैट इज कॉल्ड माउंटबेटन प्लान, और इसको हम क्या कहते हैं, 3 जून प्लान भी कहते हैं। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, 3 जून 1947, ठीक है ना, माउंटबेटन प्लान। और माउंटबेटन प्लान के बाद अगर हम आगे बढ़े तो आ जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। मेरी बात समझ गए, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। एक और बात इसमें जोड़ो, देयर इज वन मोर थिंग, व्हाट इज दैट, attempts that were made to solve the dead। अच्छा देखो, दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ना, इसको तो हमें करने की जरूरत नहीं है, बट यू मस्ट हैव आइडिया कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट तो कितने इसके वाइड डायमेंशंस हो सकते हैं। मेरी बात समझ गए ना, तो आपके सारे आइडियाज ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, कंसोलिडेटेड हो जाएंगे। जैसे हम क्या ये एक और पार्ट इसमें ऐड कर सकते हैं कि अटेम्प्ट्स दैट वेर मेड टू सॉल्व, अटेम्प्ट्स दैट वेर मेड टू सॉल्व द डेडलॉक between INC and Muslim League, attempts that were made to solve the deadlock between INC and Muslim League। आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में डेडलॉक सॉल्व करने के लिए कौन कौन से कोशिश हुए जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया जा सके। तो देखो, एक तो हो जाएगा लखनऊ कांग्रेस, लखनऊ पैक्ट, होगा कि नहीं, ये पैक्ट तो दो दो पैक्ट है ना इसमें, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट यूनियन, और दूसरा क्या था, दूसरा वही था कि SES टेम्पररी एक्सेप्टेंस, ये तो आ जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद INC के प्लेटफॉर्म से एक और काम किया गया, और वो क्या है, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाज यूटिलाइज्ड फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसी को ट्रांसफॉर्म किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। और गांधी ने क्या कहा था कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हमें लगा कि शायद इससे भी ये मामला, मुद्दा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और इसके पहले हमने पोस्टर बॉय को भेज ही दिया था मुस्लिम लीग में, पता ही आपको, जिन्ना को 1913 से। हमें लगा जिन्ना काम कर रहे होंगे, जिन्ना ने सोचा बस यहीं पे अपना अड्डा बना लेना है। नाउ अगला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कहाँ आ जाता है, एट दिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज ओके इन द ईयर 1927 वेयर वी सी दिल्ली प्रपोजल्स। दिल्ली प्रपोजल्स जो अभी मैंने एक टॉपिक आपको बताया, दिस इज व्हाट, ओके, मोहम्मद अली जिन्नास प्रपोजल, ये मोहम्मद अली जिन्ना का प्रपोजल है, मोहम्मद अली जिन्नास प्रपोजल, जिन्नास प्रपोजल। और प्रपोजल, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट जिन्ना वाज रेडी टू renounce the demand of SES for the Muslims, पहली बार। बट इसके बदले में जो उन्होंने मांगा, ठीक है, वो देना मुश्किल था, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली प्रपोजल, एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस क्रोनोलॉजिकल, वो एक मतलब डिस्टॉर्टेड फॉर्म में इवेंट्स को लिख देंगे, एंड दे विल आस्क यू टू अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जब आपको पता है कि दिल्ली प्रपोजल यहाँ है, यानी ये नेहरू रिपोर्ट से पहले है कि बाद में, ऐसे याद रखो, नेहरू रिपोर्ट के पहले है। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट के बाद मोहम्मद अली जिन्ना, वो 14 पॉइंट फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है ना, ईयर अगर भूल भी जाओ तो स्टोरी के बेसिस पे क्या करना है, रिकॉल करना है, और ईयर्स भूलोगे, फैक्ट्स भूलोगे, ये मान के चलो। पहले से प्रिपेयर रहो कि मैं तो भूल जाऊंगा, एग्जाम में तो भूल जाऊंगा, फिर भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कुछ ना कुछ स्मार्ट स्किल यूज करूंगा। अगर ये सोच के नहीं जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही घबरा जाओगे, आप सोचोगे अरे ये तो मुझे आ ही नहीं रहा। और ऐसा कम से कम 60 to 70 क्वेश्चन के साथ होगा।
कि आपको नहीं आएगा प्रीलिम्स में, बट अगर आप पेशेंस रखोगे, मेरी बात समझ गया ना, और ग्रेजुअली, ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है कि एक ट्रिक है स्टॉप। जैसे ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये वाला आइडिया दिमाग में आना चाहिए, स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या है बताओ? क्या? हाँ, स्टॉप के बाद मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा। उसके बाद को क्या करना है, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यू विल सी दैट क्वेश्चन, ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन यू विल प्रोसीड। मेरी बात समझ गया ना? तो इस तरह से आगे बढ़ना है कि पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, ठीक है, उसके एस्पेक्ट्स को देखना है कि अगर फैक्ट से हम नहीं कुछ रिलेट कर पा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट से ले पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चंस को करते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको, प्रीलिम्स के कई सारे फॉर्मूले हैं, तो उसमें स्मार्ट स्किल को हम यूज कैसे करते हैं, आई विल डिस्कस विद यू लेटर। तो ये बात आप समझ गए ना, जिन्नास 14 पॉइंट फॉर्मूला। फिर आगे बढ़ो, 1928 नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, बताओ नेहरू रिपोर्ट में जो बातें कही गई, क्या ये मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच डेडलॉक को खत्म नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। नेहरू रिपोर्ट ने तो साफ साफ कहा कि वी विल नॉट रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट द एसईएस फॉर द मुस्लिम्स, बट वी आर रेडी टू गिव रिजर्वेशन टू द मुस्लिम्स। जो मतलब आप देखो, सीट्स की रिजर्वेशन की बात करी और ये सारी चीजें करी, तो भाई कितना अच्छा सॉल्यूशन था नेहरू रिपोर्ट, कितना बेहतरीन सॉल्यूशन था, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, ठीक है। बट इसके बाद फिर आ जाते हैं काम बिगाड़ने के लिए जिन्ना, अपने जिन्नास 14 पॉइंट फॉर्मूला के साथ। 1929 क्या हो गया? जिन्नास 14 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो एक एजेंडा था मुस्लिम लीग का कि कांग्रेस जो भी कहेगी उसको अपोज करना है, ठीक है। होता है जैसे घर में जो देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, दो छोटे, वो 4 और 5 ईयर्स के एज ग्रुप में है, अगर एक कहेगा कि मुझे सेब खाना है तो दूसरा कहेगा अमरूद खाना है, वो दोनों एक दूसरे से टेंशन में रहते हैं। हमेशा उनकी डिमांड्स क्या होंगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तरह होगी। मेरे घर में तो आमतौर पे ऐसे ही बच्चे हैं जितने भी हैं, ठीक है, एक नॉर्थ पोल रहता है, दूसरा साउथ पोल रहता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। नाउ वी आर मूविंग अहेड। जिन्ना के बाद आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अब आफ्टर दिस, अब इसके बाद ये जो प्रोसेस शुरू हुआ 1939-40 से, लिलिथगो ऑफर, देन क्रिप्स मिशन 1942, उसके बाद आ गया आपका वावेल प्लान, ठीक है, सिमला कॉन्फ्रेंस 1945, देन आ गया आपका कैबिनेट मिशन 1946, देन आ गया माउंटबेटन प्लान 1947 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बीच में there is a movement that is Quit India movement from 1942 to 44-45। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है उस बीच में भी, इन ऑर्डर टू सॉल्व द डेडलॉक बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट्स वर मेड, आपको याद होगा। और ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी हैं, पीवाईक्यू है, तो उनको दोबारा प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट तो बता ही चुका हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम्स। वन क्या, वन इज व्हाट, बताओ आप ही लोग बताओ, कौन से दो अटेम्प्ट्स में इन ऑर्डर टू सॉल्व द डेडलॉक बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग? वेरी गुड, वेरी गुड। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, राजाजी फॉर्मूला और राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944, बता चुका हूं आपको, बेसिक चीजें नहीं भूलनी है। और दूसरा क्या है, देसाई लियाकत टॉक्स 1945। तो बेसिक चीजें आपको नहीं भूलनी है, मेरी बात समझ गया ना? अब ये पूरा टाइमलाइन आपने किया, रिवाइज कैसे किया जाता है कॉन्सेप्ट्स को। जैसे आपने क्या किया कि पूरा टाइमलाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिमाग में फिट है, तो क्वेश्चन आएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला तो वैसे ही हो जाएगा, ईयर्स मैच करने वाला आएगा तो वो हो जाएगा। प्लस आपने जो पढ़ रखा है, देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कि यू विल फॉरगेट एग्जैक्टली व्हाट इज इन राजा जी फॉर्मूला और एग्जैक्टली व्हाट इज इन दिस आइलिया कट टॉक्स। ध्यान से समझो, एग्जैक्ट प्रोविजन आप भूलोगे, बट अगर क्वेश्चन में प्रोविजन लिखा हुआ है तो एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में होगा, ठीक है। तो उस बेसिक आइडिया के बिहाफ पर आप उन प्रोविजंस को, कौन सा प्रोविजन सही हो सकता है, कौन सा प्रोविजन गलत हो सकता है, इजीली आइडेंटिफाई कर दो, ठीक है। जैसे मान लो राजा जी फॉर्मूला पे क्वेश्चन सेटर आकाश, आकाश ने क्वेश्चन बनाया है ना, राजा जी फॉर्मूला, ऐसे ही तो क्वेश्चन बनता है। We will say that in Raja Ji formula, INC decided to accept SES for the Muslims in India.
तो आप कहोगे यार क्या मजाक कर रहे हो यार, ये तो था ही नहीं। मेरी बात समझ गया ना? तो क्वेश्चन आर फॉर्म्ड इन दिस वे। आपको बेसिक आइडिया समझना होता है, ये नहीं सोचना है कि लाइन बाय लाइन मेरे को रट्टा मार जाना, नहीं। बेसिक आइडिया समझोगे तो एलिमिनेट करने लोगे। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। तो हैव यू गॉट दिस आइडिया? तो ये सारा का सारा तो हमने कर लिया, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इट इन डिटेल, बट द प्रीवियस 3 ग्रुप्स वी विल हैव टू डिस्कस। ये पहला करेंगे। अब एक बार दिमाग में लाओ सारे के सारे ईयर्स को और देखो रिकॉल हुआ कि नहीं। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का टाइम क्या है, पहले यहां से शुरू करो। बैटल ऑफ पलासी 1757, बक्सर 1762, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। देन ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल, व्हाट इज द ईयर, 1765 टू 1772। ठीक है। अच्छा, ये 1772 में खत्म है और ठीक उसके अगले साल क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो ये नोटिस करो, है कुछ रिलेशन। उसके बाद क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट, व्हाट इज द ईयर, 1784। इसके 2 साल बाद, 2 years later, देयर इज एक्ट ऑफ अमेंडमेंट। और धीरे धीरे हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देन वी सी चार्टर्स। अब चार्टर्स में एक याद आ गया तो सब याद आ जाएगा। कैसे, 1793 चार्टर, 20 year ऐड करते जाओ। तो 1813, 1833, 1853, और 1853 के बाद तुरंत याद आ जाएगा कि नहीं नहीं, इसके बाद तो 1857 का रिवोल्ट है, 1858 का एक्ट है। तो चार्टर की कहानी तो खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या हो गया, आंख में धूल झोंकने वाला प्रोग्राम, दैट इज काउंसिल एक्ट। तो 1858 के बाद पहला कब है, 1861 में। दूसरा कब है, 1892 में। तो ये थोड़ा भूलने के चांसेस है क्योंकि ये ऑर्डर नहीं पकड़ में आ रहा है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। और ये तो इजी है, 1909, 1990, एंड फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल। ठीक है, मैं इस तरह से डिस्कस करूंगा कि चाहे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, चाहे जीएस मेंस में क्वेश्चन आए, या इंटरव्यू में भी इंटरव्यूअर आपसे बात कर ले इन टॉपिक्स पे, तो आप खुल के बात करोगे। कैबिनेट मिशन पूछ ले, लिनलिथ वो पूछ ले, 1935 का एक्ट पूछ ले, तो आप उससे डिटेल में डिस्कस कर सको। सो वी विल कवर दीज इश्यूज इन दैट पार्टिकुलर वे, बट विल कवर दीज इश्यूज टुमारो। ठीक है, बिकॉज आई एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुडे। ओके, तो आज की क्लास यही रोकेंगे और कल से ये नए टॉपिक से स्टार्ट भी हो जाएगा। और आई होप कि आप पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मतलब बढ़िया से याद करके आओगे। यू आर प्रिपेयर्ड मेंटली, मेंटली एकदम क्लास में एक्टिव रहना है इस टॉपिक में। इस पूरी की पूरी क्लास में मेंटली आप एकदम एक्टिव रहोगे, सवाल जवाब करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो ये टॉपिक क्लास में ही फिनिश हो जाएगा, इसको रिवीजन की भी जरूरत नहीं होगी। बट क्लास में आपका क्या चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इज नीडेड। ठीक है ना? और इसके बाद आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू राइट, 4 और 5 क्वेश्चंस, उनके आंसर लिख लो। और जैसे ही ये टॉपिक फिनिश होता है, अपने क्वेश्चन बैंक में दिया तो है ये सारा टॉपिक, जाके सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, वहां पे कहीं डाउट हो तो पूछ लो, तो इन वन टाइम दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ठीक है ना? सो वी विल फॉलो दिस मेथड। अभी के लिए कोई डाउट हो तो यू मे आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। है कोई डाउट? नहीं, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद भी डाउट बचेगा नहीं। ठीक है, ये पढ़ाऊंगा। और अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं हिस्ट्री से पॉपुलर नहीं होगा तो फिर पॉलिटी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी से भी नहीं पॉपुलर होगा तो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, और सब फ्री में पढ़ा के डालूंगा, बट 2-2 महीने के गैप पे। ठीक है, अगर हिस्ट्री से ही लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो ठीक है, नहीं फिर दूसरे मॉड्यूल्स में पढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में नहीं हिट होऊंगा तो हिंदी में होऊंगा, हिंदी में नहीं होगा तो इंग्लिश में होऊंगा, उसमें भी नहीं होगा तो तमिल तेलुगु सीख लूंगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू से कि वेल देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, आई वाज जस्ट जोकिंग कि देखो, अगर आप डिसाइड कर लोगे कि एग्जाम क्लियर करना है, व्हेन यू मेक दिस अ कमिटमेंट, डज नॉट मैटर कि यू आर रीडिंग ऑनलाइन की ऑफलाइन, आपके पास कोई ग्रुप है कि नहीं है, आप जॉब कर रहे हो कि खाली बैठ के घर पे तैयारी कर रहे हो, नथिंग मैटर्स, कुछ मैटर नहीं करता है। नहीं आपको तनाव होगा, मेरी बात समझ गया ना? तनाव में भी कब आते हैं, ठीक है, जब हमारी स्ट्रेटजी गड़बड़ होती है तो हम तनाव में आते हैं। ठीक है, जब आपकी स्ट्रैटेजी सही होगी तो तनाव भी नहीं होगा। मेरी बात समझ गया? आप अपना इवोल्यूशन ठीक से कर पाओगे, आपको पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। टाइम लगेगा बट आई नो दैट व्हाट आई एम कैपेबल टू डू। तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, और अगर ये आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता है, कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने बार बार कहा ना कि सेल्फ मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम विद इन। बाहर के मोटिवेशन का भी फायदा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन केवल बाहर के मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। नहीं तो 21st सेंचुरी का सबसे पहला बड़ा घोटाला क्या है, 21 years में आईएएस बना देंगे बाबा लोग तंत्र मंत्र की सहायता से। दूसरा, ये मोटिवेशन। ठीक है, इट डज नॉट अप्लाई फिट ऑन ऑल। एक ही तरह का मोटिवेशन हर आदमी पे कैसे अप्लाई हो सकता है भाई?
नहीं होगा ना। हर आदमी का मूड अलग होता है, साइकोलॉजिकल मेकअप अलग होता है, सर्कमस्टेंसेस अलग होती है। कोई पहले अटेम्प्ट में पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई सिक्स्थ अटेम्प्ट में पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ऑल आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि फर्स्ट अटेम्प्ट अभी जिसने अटेम्प्ट नहीं दिया है वो योद्धा है, और जो सिक्स्थ अटेम्प्ट में दे रहा है वो उसको कुछ आता जाता नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वी ऑल कैन बी ट्रैप्ड इन द सेम सर्कमस्टेंसेस, सो वी शुड हैव respect to all, those who have cleared, those who have not cleared, those who are appearing this exam in first attempt, or those who are appearing in fourth or fifth attempt. किसी ने prelims clear नहीं किया, it does not mean that वो स्टूडेंट आपसे पढ़ने में वीक है। ये कोई डेफिनेशन नहीं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं, ये है ही नहीं, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है ना। तो यू शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से सीखो, दोस्तों से सीखो। और अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जूम मीटिंग्स हैं, शायद 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का तो फ्री होता है ना, फ्री सेशन है। तो अब आप, हाँ, जैसे मान लो कि आपने वीक में अपने 2-4 दोस्तों के साथ एक जूम मीटिंग सेशंस कर लिया और टॉपिक डिस्कस कर लिया, कितना अच्छा वो है। हमारे टाइम में तो हमें ग्रुप बनाना पड़ता था डिस्कशन करने के लिए, और डिस्कशन वो सिर्फ 2 दिन तक होता था, तीसरे दिन से कोई डिस्कशन नहीं होता था। ठीक है, और वो डिस्कशन आवर बढ़ता चला जाता था, हम 1 घंटे के लिए मिलते थे, 2 घंटे हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा, दिन दिन भर एक साथ बैठे रहेंगे, डिस्कशन बंद। ठीक है, तो जूम मीटिंग में क्या होगा, आपके पास ये स्कोप है, तो एक दूसरे से डिस्कस करके थोड़ा एक्सप्लोर करते रहो, किसकी तैयारी क्या कर चल रही है, कैसे क्या है। तो दिस ऑल थिंग्स विल गिव यू न्यू एनर्जी। ठीक है ना। तो पता लग, मतलब एक होता है ना, आपको एक मोटिवेशन बना रहेगा कि भाई मैंने पढ़ लिया पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में आपने क्या पढ़ लिया, ये छूट गया, ये टॉपिक छूट गया, तो इससे एक आपका सेल्फ मोटिवेशन बना रहेगा। ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस मामले में थोड़ा सा एक एडिशनल एडवांटेज होती है कि बच्चा अपने आप को कंपेयर करता रहता है, बट वो मार्केट में जाता है तो फिर फंस जाता है, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, अलग अलग कलर की बुकलेट्स, उसमें वो फंसेगा। तो हर जगह की अपनी अपनी चैलेंजेस हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, वेलकम।